बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। एक बारगी आँख खोल देने से फौरन उसकी समझ में नहीं आया कि बच्चा किधर से रोया है। आँख खुलने से स्वप्न खंडित सा हो गया। उसके बेड पर से रोने की आवाज़ तो नहीं आ सकती, उसने सोचा। अचानक बदन में आई उत्तेजना से उसका जिस्म अभी भी सनसना रहा था। थोड़ी देर वह यूं ही लेटी रही, फिर तकिया फीट के नीचे लगाकर अधलेटी हो गई। बेड नंबर 18 से रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने देखा बेड पर बच्चे की माँ नहीं थी। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। उसका दिल हुआ बच्चे को उठाकर अपने बेड पर ले आए और उससे कह दे कि यह मेरा ही बच्चा है। एकाएक रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। उसने फिर उस तरफ देखा, एक औरत उस बेड पर आ गई थी और बच्चे को दूध पिला रही थी। वह अपनी बेहुदा सोच पर मुस्कुरा दी। वह फिर सिर के नीचे तकिया लेकर लेट गई और छत को देखने लगी। दूर दूर लगे और उसी अनुपात में लंबी लंबी डोरियां के सहारे लटक रहे बल्ब वार्ड। एक कोने की छत व दीवार सीलन से भरी हुई थी और वे मौसम छत टपक रही थी। उसने अंदाज़ा लगाया कि छत के ऊपर पानी की टंकी होना चाहिए। अचानक एक धुंधली सी याद आकर उसकी आंखों में बैठ गई। वह उस टपटपी छत को एकटक देखने रही। धीरे धीरे प्रस्तुति गृह एक कमरे में परिवर्तित होने लगा। आदित्य का कमरा बाहर मचलती हुई बरसात हवा के झोंके के साथ उड़कर आती हुई पानी की फुहारा से भीगती हुई दरवाजे पर आदित्य की पीठ से सटकर खड़ी वह सालू, तुम जल्दी से शादी कर डालो। किससे? मुझे और किससे? क्यों? इसलिए कि जितनी जल्दी शादी करोगी उतनी ही जल्दी बच्चे होंगे। फिर सब इस बरसात में उछल उछल कर खेलने लगेंगे और हम दोनों यहीं से खड़े होकर जब उनको खेलते हुए देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन कितने बच्चे खेलेंगे? 3 तो होने ही चाहिए। अगर मैं अभी शादी कर लूँ तो तीनों बच्चे अभी खेलने शुरू कर देंगे। आदित्य ढटकाकर हंसने लगा। अभी की बात थोड़े ही कर रहा हूँ। ओहो, भविष्य की बात कर रहे हैं आप। वह भी हंसने लगी। लेकिन तुमने तो यह बताया ही नहीं कि उन बच्चों में लड़कियां रहेंगे या लड़के। वैसे तो हमें लड़कियां ही अच्छी लगती हैं, पर 2 लड़की 1 लड़का या 1 लड़की 2 लड़के का हिसाब भी ठीक ही रहेगा। क्यों नहीं? सिर्फ लड़के माँ बाप का सेवा नहीं करते हैं, लेकिन लड़के के साथ लड़की पैदा करके मैं उसे माँ बाप की अपेक्षा का शिकार नहीं बनना देना चाहती। यह गलतफहमी तुम्हें कब से हो गई? इस गलतफहमी की जीती जागती तस्वीर हूँ मैं। आदित्य थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। अभी तुम लड़की बनकर सोच रही हो, इसीलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन जब तुम एक माँ बनकर सोचोगी तब तुम्हें लगेगा कि कोई भी माँ बाप अपने किसी बच्चे की अपेक्षा नहीं करते हैं, चाहे वह कैसे भी हो। तुम्हें अपने प्रति अपेक्षा की झलक इसलिए दिखाई दी क्योंकि तुम्हारे और सुशील के बीच सिर्फ 1 साल का अंतर है। लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अपने बच्चों में कम से कम 4-5 साल का अंतर करूँगा। भारत सरकार के बड़े वफादार नागरिक लगते हो। सरकारी नौकरी जो कर रहा हूँ। दोनों हंस पड़े। लेकिन अंतर रखने से क्या होता है? लड़के रहते लड़की की अपेक्षा तो होगी ही। कैसी बात कर रही हो सालू? अच्छा, फिर हमें लड़का चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ लड़कियाँ ही चाहिए। फिर तो मैं लड़के की ललक में अंदर ही अंदर टूट जाऊंगी। क्या सालू, ये लड़की लड़का बनाना क्या हम लोगों के वश में है? ऊपर वाला जो भी दे उसे तो लेना ही पड़ेगा। मिसेस शर्मा क्या सोच रही है आप? लीजिए, दवा लीजिए। उसे सिर घुमाकर देखा। नर्स बगल में खड़ी दवा देने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाई थी। उसने दवा लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। सिस्टर, डॉक्टर कब तक आएगी? 10 बजे तक। नर्स घूमकर दूसरे बेड की तरफ चली गई। अंक 10 की भनक मिलते ही उसे घर की चिंता सताने लगी। आदित्य ऑफिस जा चुके होंगे। शिखा अमला स्कूल जाने की तैयारी में होगी। पोनी तो अवश्य ही रो रही होगी। माजी शिखा अमला का टिफ़िन पैक कर रही होगी, फिर पोनी को बहलाने में फंसी होगी। शिखा अमला तो रोज़ बाल बनाने के वक्त लड़ने लगती है। कभी पहले बाल झाड़ने के लिए तो कभी ज़्यादा देर शीशे के सामने खड़े होने के लिए। मालूम नहीं महाराजन आए भी है या नहीं। उसका तो रोज़ का यही नाटक रहता है। पैसा लेने के वक्त सीने पे सवार हो जाएगी और काम के वक्त गायब हो जाएंगी। उसे अचानक याद आया घर का बीच का कमरा, उसका बेडरूम। पलंग पर लेटी हुई वह आदित्य आकर उसका माथा सहलाने लगता है। सालू, जिद छोड़ दो, एबॉर्शन करा लो। उन्हीं के वक्त मौत से लड़कर लौटी थी तुम। जानबूझकर रिस्क लेना अक्लमंदी नहीं है। एक तो वैसे ही भी बहुत कमज़ोर हो गई हो। भगवान ने माँ का गौरवा दिया, 3-3 बच्चे भी दिए। माँ कहने के लिए अब किस बात की कमी है? लड़के की
डॉक्टर किसाई ने बताया है कि इस बार लड़का ही होगा। तो क्या तुम चेकअप के लिए गई थी? आदित्य चौंक गया। हाँ, ओह मुबारक हो, फिर तो मैं तुम्हारे बच्चे के बीच नहीं आऊँगा, ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। किसी ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। अरे माँ जी आप? हाँ बहू लो, नाश्ता कर लो, मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगी। आज भी महाराजिन नहीं आई, पोनी को 8वें माले की ओटवानी के पास छोड़कर आई हूँ। दूध पीकर लेना, फल भी खा लेना। कल का सारा फल रखा रखा खराब हो गया। आदित्य गुस्सा कर रहा था कि अगर खिलाई पिलाई नहीं इसी तरह से रही तो बिस्तर से चिपक जाएगी। अच्छा बहू मैं चलती हूँ। उसका मन बाथरूम जाने को बिल्कुल नहीं हो रहा था। इतनी सीलन है उसमें कि पैर रखा नहीं जाता, फिर भी मन मारकर जाना ही पड़ा। बाथरूम से होकर लौटी तो उसे पेट में कुछ दर्द सा महसूस हुआ। वह अपने बेड पर आने की बजाय वार्ड में इधर उधर टहलने लगी। किसी बेड पर कोई बच्चा रो रहा था तो कोई बच्चा सो रहा था, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो कोई दूसरी औरतें से बैठी बातें कर रही थी। बेड नंबर 4 पर एक औरत लेटी हुई थी। सुना है वह 1 महीने से भर्ती है इसी अस्पताल में। दर्द उठता है फिर खत्म हो जाता है। इससे पहले भी 15 दिन तक भर्ती थी। बेड नंबर 11 की औरत कल उसी के साथ भर्ती हुई और रात को लड़का हुआ। बेड नंबर 7 की औरत को बहुत तंदुरुस्त बच्चा हुआ। 7 टाँके लगाने पड़े उसका दर्द जो का त्यों बना रहा। वह आकर अपने बेड पर लेट गई। एक नर्स किसी से कह रही थी कि डॉक्टर राउंड पर आ रही हैं। वह दरवाजे की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंदर आती दिखी। कहिए मिसेज कमले। डॉक्टर बेड नंबर 2 के पास रुक गई। मी ठीक है, पर मुर्गी बहुत रोती हैं, दूध पिलाती हैं, दही चुगती हैं। डॉक्टर हंसने लगी। वह गलती करती हैं, भूख लगने पर उसको गाना गाना चाहिए। नर्स के साथ आसपास के बेड की औरतें भी हंसने लगी। यह तुम्हारी पहली बच्ची है? डॉक्टर ने उनसे पूछा। हो पहली लीज हैं, खूब अच्छी देखभाल करना, खूब सेवा करना इसकी। डॉक्टर बीच के सारे बेड छोड़कर बेड नंबर 8 में चले गए तो मरीज शर्मा ने नर्स को पुकारा। सिस्टर हमें दर्द शुरू हो गया है, पेट में तेज हलचल हो रही है। नर्स बगैर कुछ बोले डॉक्टर के पास लेट गए। डॉक्टर 6 नंबर को पेन हो रहा है। डॉक्टर ने घूमकर मिसेस शर्मा को देखा, फिर नर्स की तरफ घूमी। किसका पेशेंट है? डॉक्टर गायरवाड़ का। डॉक्टर मिसेस शर्मा की तरफ मुखातिब हुई। जाओ उधर बाहर गैलरी में टहलो, बैठना नहीं। वह वार्ड से बाहर गैलरी में आ गई। गैलरी के ठीक सामने ऑपरेशन थिएटर दिख रहा था। उसकी नज़र बार बार उसी तरफ उठ जाती और मन थिएटर के अंदर चला जाता। थोड़ी देर बाद उसे खड़ा रहना भी मुश्किल लगने लगा तो वह वापस वार्ड में डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी, फिर नर्स की तरफ घूमी। इन्हें ऑपरेशन रूम में लेकर चलो, मैं आ रही हूँ, इंजेक्शन दे देना की वक्त। नर्स उसे लेकर ऑपरेशन रूम में आ गई। वहाँ 2 नर्स पहले से ही मौजूद थी। उसे एक लंबे ऊंचे बेंच पर लिटा दिया गया। एक नर्स ने इंजेक्शन लगाया और फिर सब डिलीवरी के इंतजाम में जुट गए। उसका बदन दर्द की तीव्रता से ऐंठने लगा। पूरा बदन में गर्मी सी छिटक गई। माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आए। उसने दांत खींच लिए। दोनों हाथों से सिर के ऊपर बैच कसकर पकड़ लिया। मुख से कराहते निकालने लगी। एक नर्स ने दूसरी को दौड़ाया। डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। एक नर्स डॉक्टर को बुलाने के लिए भागी। 2 नर्स उसके पैर के पास आकर खड़ी हो गई। नीचे का सांस लो, नीचे का, शाबाश। और दर्द की एक लहर के साथ बच्चे का सिर रोशनी में आ गया। डॉक्टर अभी नहीं आए। नर्स बोलती रही, शाबाश, नीचे का ही सांस लेना। और लेकिन ज़्यादा देर तक वह सांस को काबू में ना कर सकी। सांस रोकते रोकते ऊपर को चढ़ गया। दर्द कम हो गया। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद दर्द नीचे नहीं उतरा तो नर्स ने औजार की मदद के बगैर बच्चे की खींच लिया। मिसेस शर्मा को लगा उसके पेट का सब कुछ गले से होते हुए सिर फाड़कर बाहर निकल गया। वह दर्द से तरफ उठी। बुलाने गए नर्स के साथ डॉक्टर तेजी से ऑपरेशन रूम में घुसी। क्या हुआ नर्स? पैर के पास खड़ी नर्स धीरे से बोली, बच्चा मर गया। डॉक्टर वह अपनी सांस रोक नहीं पाई। बच्चा गले तक आकर रुक गया। ओ माय गॉड! डॉक्टर ने अपने दांत और दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर खींच ली। मिसेस शर्मा को ऑपरेशन रूम की सारी बत्तियां बुझती लगी। छत पर कालीमा छाने लगी। उसे फिर कहीं दूर से प्रतिध्वनि सुनाई दिए, बच्चा मर गया। डॉक्टर कलीमा और गहरा गई।